इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गति के समीकरण के बारे में। इसके पहले आपको गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, इस सब के बारे में बताया गया है। अब इन्हीं सभी परिभाषाओं को शामिल करते हुए गति के कुछ समीकरण बनाए गए हैं। उन गति के समीकरणों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम गति के पहले समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पहला समीकरण गति का जो पहला समीकरण है उसका गणितीय रूप है v बराबर u प्लस at, यानी v इक्वल टू u प्लस at। ये पहला समीकरण है। अब ये किस प्रकार से इस समीकरण को व्युत्पन्न किया गया है, यह स्थापित किस प्रकार से किया गया है, उस संबंध को भी हम जानेंगे। तो इसको व्युत्पन्न करने की भी दो विधियां हैं, जिसमें से एक विधि है कि आप सामान्य परिभाषाओं का उपयोग करके गति, चाल, वेग, त्वरण आदि का उपयोग करके हम करेंगे सामान्य तरीके से। दूसरा है कि इसको ग्राफिक तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाकर किस प्रकार से इनमें संबंध ज्ञात किया जा सकता है, वो दूसरा तरीका है। तो ग्राफिक तरीके से भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन जो सामान्य तरीका है वो आसान है, वो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो इसके लिए हम किस प्रकार से यह संबंध स्थापित किया गया है, सबसे पहले आपको शुरुआत से समझना होगा। जैसे हमने बताया था कि किसी वस्तु का चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, इन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि इसमें आप देखेंगे v है, u है, a है और t है। इन सब के बारे में जानना है कि आखिर ये जो मान है ये किसका मान दिया हुआ है। v जो है वो वेग है और u भी वेग है। अब यहाँ पर दो वेग हैं, जिसमें v को अंतिम वेग लिया गया है या t समय के बाद वेग लिया गया है, और u जो है वो प्रारंभिक वेग है वस्तु का। और a के बारे में आपको बताया गया है कि a क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, और t टाइम है यानी समय है। तो ये जो गति का समीकरण है इसमें आपको चार चीजें दी हुई है: अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। अब इस समीकरण को किस प्रकार से व्युत्पन्न किया गया है उसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग स्मॉल u, प्रारंभिक वेग बताया गया, प्रारंभिक वेग स्मॉल u, और इसके बाद हम ये मानेंगे कि वस्तु तथा वस्तु में या वस्तु एक समान त्वरण, वस्तु में जो त्वरण है वेग में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिमान। माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। इस प्रकार स्मॉल t सेकंड के पश्चात या स्मॉल t सेकंड के पश्चात, समय के पश्चात, तो जब वस्तु में त्वरण है, और त्वरण का मतलब आपको बताया जा चुका है कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसको त्वरण कहते हैं। और यहाँ पर त्वरण लिखा हुआ है कि धीरे धीरे जब वस्तु का वेग बढ़ेगा, हमने बताया था कि त्वरण जब वेग में कमी होती है तो उस त्वरण को मंदन कहते हैं या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इस प्रकार t सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग बढ़कर, ये भी माना गया है कि वस्तु के वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है।
t सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि a क्या है, त्वरण है। और त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण की परिभाषा भी आपको बताई गई है। किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को ही त्वरण कहते हैं, यानी 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि। चूंकि वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि त्वरण कहलाती है। और त्वरण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। लेकिन यहाँ वस्तु कितने सेकंड तक गति कर रही है, t सेकंड हमको निकालना है। तो वस्तु के वेग में t सेकंड में वृद्धि कितना हो जाएगा, वस्तु के वेग में t सेकंड में, जो कि t सेकंड का कुछ मान है जो 1 से अधिक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, t सेकंड में करने के लिए गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा a इंटू टी, यानी at। ये हो गया वेग में वृद्धि। अब हम ये मानते हैं कि उसका जो प्रारंभिक वेग था वो कम था, लेकिन t सेकंड बाद उसके वेग में वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, a इंटू टी हो गई। तो अंतिम वेग कितना होगा, यानी प्रारंभिक वेग से जितना उसके वेग में वृद्धि हुआ, इस प्रकार अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग, यानी जो शुरुआत में उसका वेग था पिंड का या वस्तु का, और उसमें जितना वृद्धि हुआ, वेग में वृद्धि कितने समय में, t समय में जो वेग में वृद्धि हुआ। अब अंतिम वेग हमने मान रखा है v, प्रारंभिक वेग हमने मान रखा है u, और कितना वृद्धि हुआ t सेकंड में, at। ये आपका पहला, यानी प्रारंभिक वेग के द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए अगर अंतिम वेग निकालना है तो उसके लिए ये समीकरण है। पहला p बराबर u प्लस ए टी है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इस प्रकार से हम दूसरा समीकरण जो है गति का, वो क्या है, किस प्रकार से ज्ञात किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। दूसरे समीकरण का जो गणितीय रूप है, इसको कहा जाता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है, किस तरह से निकाला गया। इसमें अगर आप देखेंगे, u आपका पहले समीकरण में था प्रारंभिक वेग, t आपका समय है, a एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, और t यहाँ समय है। एक चीज इसमें बढ़ गया है, s जो है वो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, वस्तु के द्वारा उस t सेकंड में जो चली गई दूरी है वो s मीटर में है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतिम वेग नहीं है, यानी इस समीकरण में अंतिम वेग नहीं है, बल्कि हमको क्या निकालना है, वस्तु के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो फिर इस समीकरण में भी हम देखेंगे, फिर वही चीज मानेंगे, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग
u है तथा एक समान त्वरण a है। एक समान त्वरण a है या a से गतिमान है। स्मॉल t सेकेंड बाद, स्मॉल t सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी s है तथा t सेकेंड में वेग बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है। यानी कि जो अंतिम वेग है वो बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है। अब t समय तक वस्तु गति कर रही है एक समान त्वरण a से। शुरुआत में अब वस्तु का जब त्वरण एक समान है तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है, एक समान त्वरण में आपको बताया गया है कि जब वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि समान होती है तो वस्तु में एक समान त्वरण होता है। यानी इस हिसाब से ये माना जाता है कि जो वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है वो समान रूप से हो रही है, और अगर वस्तु के वेग में वृद्धि समान रूप से होती है तो इस अवस्था में वस्तु की औसत चाल क्या होगी, वस्तु की औसत चाल। औसत चाल, तो जब भी वेग में वृद्धि समान रूप से होती है तो औसत चाल निकालने का सबसे आसान फार्मूला है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़कर उसका औसत यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं, औसत निकल जाता है। तो यानी u प्लस v बाई 2 हो जाएगा, वस्तु की औसत चाल हो जाएगी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया वस्तु की औसत चाल। औसत चाल का मतलब कि प्रति सेकंड में ये इतनी दूरी तय कर रही है, यानी एक सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, प्रति सेकंड, उसी को बोलते हैं औसत चाल। और वस्तु ने दूरी तय कितना किया है, t सेकंड, इसीलिए t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी यानी एक सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी वही औसत चाल है। तो t सेकंड में कितना हो जाएगा, u प्लस v। t सेकंड के लिए हमको t से गुणा करना होगा, और t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमने क्या मान रखा है, t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी s है। तो यहाँ पर हो जाएगा t सेकंड में चली गई दूरी s, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। अब एक काम हम करेंगे, हमको ये समीकरण दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है, और इससे और इन दोनों से अगर हम तुलना करेंगे तो एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर कैपिटल v स्मॉल v दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, जबकि v हमको नहीं चाहिए, v हमको इस समीकरण में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस v की जगह पे v को गायब करके पहले समीकरण से v इक्वल टू u प्लस ए टी रख देंगे v की जगह पे। तो यहाँ v की जगह पे हम क्या रख दे रहे हैं, u प्लस ए टी रख दे रहे हैं, इतना इंटू टी। ये मिलेगा आपको u प्लस u हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 और इंटू टी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो देखेंगे ये मिलेगा हमको 2ut बाई 2, और दो पदों में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला a का t का गुणा हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा बचेगा u
टी प्लस, और यहाँ से बाई 2 का मतलब हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, यानी गति का जो दूसरा समीकरण है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो ये है। अब इसके बाद तीसरे समीकरण का जो तीसरा समीकरण है गति का, वह है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको किस प्रकार से व्युत्पन्न किया गया है इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से गति के जो दोनों समीकरण हैं इन दोनों को आप याद भी कर लीजिए। इसमें जो वैल्यू रखी गई है उसको भी, कौन किसकी वैल्यू है उसको भी याद रख लीजिए। ठीक।